एक लड़की छोटे से बैतूल से अपनी जर्नी शुरू करती है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनती है, फिर शादी के बाद गुड़गांव जाकर करियर, फैमिली और एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ बैलेंस करती है। और सिर्फ यही नहीं, अपने पैशन एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को भी साथ जीती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक सोलफुल मॉम की इंस्पायरिंग जर्नी। आज हम मिलेंगे शिखा से, जिनकी जिंदगी आपको भी एक नई रोशनी दिखाएगी। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज हमारे साथ हैं शिखा जी, एक सोलफुल मॉम जिनकी जर्नी बैतूल से गुड़गांव तक डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। यूनिवर्सिटी टॉपर, टीचर, एंटरप्रेन्योर, लर्नर। शिखा जी कुकिंग और एस्ट्रोलॉजी की शौकीन हैं और उनका मानना है कि स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो चलिए मिलते हैं शिखा जी से और स्वागत करते हैं उनका अपने चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल शिखा। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। शिखा, आप बैतूल से हो और इटारसी से भी आपने अपनी स्कूलिंग की है। आपका बचपन, तो आप अपने बचपन के बारे में बताएंगे जरा, बैतूल के बारे में, इटारसी के बारे में। बैतूल जो है वो एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा। और वहाँ से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। वहाँ का बहुत अच्छी मतलब खट्टी मीठी यादें हैं मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के साथ। और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए वहाँ बहुत प्रेरित किया। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड तक मेरी वहाँ पर जो स्कूलिंग हुई, उसके बाद मैं अपने बड़े पापा के घर शिफ्ट कर लिया मैंने। अच्छा। क्योंकि उस टाइम ये हुआ था कि मेरी जो बड़ी मम्मी थी उन्हें रिमेटॉइड आर्थराइटिस की एक प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक नहीं हो रही थी और फिर मेरा उस फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। ओह ग्रेट, मतलब आप अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के साथ उनकी हेल्प की वजह से आप वहाँ पे शिफ्ट हुई, उनकी मतलब एक तरह से केयर करने के लिए। हाँ। ओके। तो मतलब फिर तो आपको लगा मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के फिर उनके साथ? नहीं, मुझे वहाँ काफ़ी जॉइंट फैमिली की बहुत अच्छी फीलिंग आई। मीन्स कैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ आते जाते रहते थे, तो काफी ज्यादा मुझे वहाँ अच्छा लगा। अटैचमेंट था। हाँ, अटैचमेंट था। और मुझे ये भी था कि कुछ न्यू लर्निंग्स भी हुई कि कैसे स्टडीज के साथ मैं घर को भी मैनेज करूंगी। ये सब चीजें काफी ज्यादा, मतलब मेरा सेल्फ डेवलपमेंट वहाँ जाकर काफी ज्यादा हुआ, मुझे ये लगा। ओह, मतलब कि मतलब बहुत ही अर्ली एज में फिर तो आपको मतलब डिसिप्लिन और ये है कि अर्ली मॉर्निंग गेटअप, ये सब चीजें मैंने वहीं से सीखी फिर। तो मतलब उस टाइम पे फिर आप स्टडी और फिर उनके हेल्थ को दोनों को एक दोनों साथ को मैं धीरे धीरे मैनेज करती थी। ओके। मतलब उनके बच्चे नहीं थे क्या? नहीं, उनके एक बेटे थे उस टाइम, बेटियों की उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, तो इतना उनके यहाँ कोई हेल्प करने वाला था भी नहीं। तो शिखा, ये तो बहुत ही अच्छा कि मतलब आप अपने बड़ी मम्मी की हेल्थ की वजह से आप वहाँ शिफ्ट हुई और आपने उनकी केयर की और बहुत ही अर्ली एज में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। तो उसके बाद फिर आपने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट रखी। तो आपने मतलब आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है? मेरी स्टडीज MCA तक हुई है। ओके। हाँ, उसके आगे फिर मैंने ऐसे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का एक डिप्लोमा भी किया था। अच्छा। क्योंकि मुझे टेक के साइड में काफी इंटरेस्ट हो गया था उस टाइम पे। ओके ओके। तो आपने MCA के बाद वो डिप्लोमा? हाँ, MCA के बाद मैंने तो आपने 6 मंथ्स का डिप्लोमा था, वो मैंने किया था। तो आपने BCA भी किया है? हाँ, डायरेक्ट MCA मतलब? नहीं, मैंने पहले BCA किया है, उसी में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। ओह ग्रेट। तो वो कैसा अचीवमेंट था आपके लिए? काफी अच्छा अचीवमेंट था वो। अच्छा। तो BCA में टॉप करना, यूनिवर्सिटी टॉप करना, और फिर मतलब एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चल रही थी और उसमें यूनिवर्सिटी को टॉप कर रही थी, आपकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहा होगा। तो उस समय आपको कैसा फील हुआ था? काफी अच्छा फील हुआ मुझे, क्योंकि मैंने जो डिसिप्लिन और हार्डवर्क किया था वो कहीं ना कहीं जाके उसका मुझे फ्रूटफुल हुआ, मुझे उसका कुछ मिला, जो भी मेरी स्ट्रगल थी वो उसका मुझे फायदा मिला। ओके। तो फिर आपने MCA किया, फिर आपने जॉब स्टार्ट की MCA के बाद? नहीं, एक्चुअली मेरी फिर उसके बाद 23rd ईयर में शादी हो गई थी। ओह, मतलब आपकी 23 ईयर की आप थी, तो मतलब जस्ट MCA पास आउट किया और आपकी मैरिज हो गई। ओके। तो फिर तो ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रहा होगा आपके लिए कि तुरंत मतलब पहले तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए फिर आपने अपने स्टडी कंटिन्यू किया, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हुई आप मतलब तुरंत यू गॉट मैरिड। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? हाँ, वो ये थोड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तभी कुछ चीजें चेंज हो गई थी उस टाइम। फिर एक तो
इटारसी जैसी जगह से फिर डायरेक्ट गुड़गांव शिफ्ट करना, फिर वहाँ भी काफी चीजें थी जो चेंज थी डायरेक्ट साइबर सिटी शिफ्ट करने के बाद। तो सीखा, जैसे कि आपने बताया कि तुरंत आपकी मैरिज मतलब फिक्स होगी। हाँ। आपने जैसे ही एमसीए कंप्लीट किया आपकी मैरिज फिक्स होगी। ओके, तो फिर आपको लगा नहीं, आपने बोला नहीं अपनी फैमिली से कि नहीं अभी मैंने एमसीए कंप्लीट किया, मुझे जॉब करनी है? एक्चुअली मैं ना गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मैरिज का कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत अर्ली एज में शादी हो ही जाती है, 23 to 24 ये हो ही जाता है कि आपको शादी करनी है। तो अभी भी ऐसा है? अभी नहीं, अब चेंज हो गया है। ये 13 इयर्स पहले इस तरह से था ही कि शादी जल्दी ही होती थी। ओके, तो मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते? हाँ, वहाँ मेरा उसमें नहीं था ऐसा कुछ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अच्छा, और आप मतलब शायद उस समय आपने बोला भी होगा तो आपकी फैमिली ने यही बोला होगा कि नहीं बेटी चलो शादी कर लो क्योंकि अभी टाइम हो गया। हाँ, तो सीखा, जैसा आपने बताया कि आप गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती हो जहाँ पे अर्ली एज में शादी करना मतलब वो होता ही था अभी 13 इयर्स पहले, फिर भी मतलब उस ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हुए फिर भी उन्होंने वो इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने आपको आपकी स्टडी टिल एमसीए आपने स्टडी किया। तो उस टाइम पे मतलब कैसा था ये कि एमसीए करना और फिर आज के टाइम में आप गर्ल्स को देखती होंगी तो क्या एक डिफरेंस लगता है? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं लगता क्योंकि शादी के बाद भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं। मतलब मैंने टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर ली उसके बाद। हाँ, उसके बाद ये जो मैंने बताया था कि मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो सब चीजें मैंने कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग को बंद नहीं किया था। अभी भी मतलब उस चीज का मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने कोई करियर स्टार्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि जितना करना था मैंने उस टाइम किया। तो बहुत अच्छा सीखा, जैसा कि आपने कहा कि आपने अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं किया और आपको कोई गिल्ट नहीं था कि आपने करियर नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि आपको उस टाइम पे जैसा मतलब जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई आपने उसको ग्रैब किया और आपने टीचिंग भी किया वहाँ पे। तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था कि आप डायरेक्ट इटारसी से गुड़गांव शिफ्ट होना और टीचिंग में जाना, तो उस टाइम पे आप न्यूली मैरिड भी थे, तो वो एक टाइम कैसा था आपके लिए? जॉब पे जाना, फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली को संभालना एज ए बीइंग मतलब एक न्यू लाइफ में, वो चीजें कैसी थी? बहुत ही डिफरेंट था। तो गुड़गांव का जो क्लाइमेट था वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, तो उसके साथ भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। उसके हिसाब से पूरा रूटीन सेट करना होता था, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद ठीक है, जॉब के लिए तो ठीक थे, उस टाइम किड्स नहीं थे तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, इजीली मैनेज हो जाता था। क्योंकि आप और आपके हस्बैंड ही थे। यही तो। अच्छा, ये बताओ आपकी, जैसे आपने बताया कि आप और आपके हस्बैंड ने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी लाइक एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आप उसके बारे में जरा बताएंगे वो क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग, और अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो उसे कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि उस वेबसाइट पे हम दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, जो ई-कॉम वेबसाइट्स हैं, उसके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो हम जो ट्रैफिक होता है कस्टमर का वो हमारी वेबसाइट के थ्रू उस दूसरी जो ई-कॉम वेबसाइट है उस पर भेजते हैं। उससे वहाँ जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को उस ई-कॉम वेबसाइट से बाय करते हैं। बट ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के थ्रू जाता है। तो उससे जो ई-कॉम वेबसाइट है जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उससे हमारी वेबसाइट जो है उसे कमीशन मिलता है। तो अगर सपोज अगर आपको आइडिया हो और आपने जैसे स्टार्ट किया था कि अगर कोई अपना स्टार्ट करना चाहे तो उसे कैसे स्टार्ट कर सकता है? इसके लिए आपको डोमेन परचेस करना पड़ता है वेबसाइट का। उसके बाद ये इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम है, बट इसमें मेन चीज है कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं कि कंज्यूमर आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसके लिए मतलब क्या क्या रूल्स फॉलो किए थे आपने? हमने काफी ज्यादा एसईओ किया, वेबसाइट का एसईओ किया। उसके बाद हमने फेसबुक के थ्रू भी काफी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया अपनी वेबसाइट के। बट एक टाइम के बाद ये हुआ था कि हमें अगर उसको आगे ले जाना है तो एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी, बट वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर हमारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां भी आ गई। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो है वो ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ ही काम कर रहे थे, तो उनको उतना टाइम वो भी नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सीखा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एसईओ करते थे, तो एसईओ क्या आप खुद करते थे या फिर आपने किसी को? हम लोग खुद ही करते थे एसईओ। अच्छा, खुद ही आप करते थे? क्योंकि हस्बैंड मेरे नॉर्मली टेक बैकग्राउंड से है, मैं भी टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो हम ही लोगों ने ये सब किया फिर। तो आपने खुद से ही किया सब कुछ। तो उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि मतलब किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो फिर वो चीजें आपको बंद करनी पड़ी, वो आप उसको इतना कंटिन्यू नहीं कर पाए।
तो आपको लगता है अभी भी कि आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उस चीज को कंटिन्यू करोगे, अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को फिर से स्टार्ट करोगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि अभी एंड नहीं हुआ है, मतलब अब स्टार्ट होगा। 1-2 साल में जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में अगर मुझे कुछ अच्छा आइडिया मिलता है तो मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ। ग्रेट, बहुत ही अच्छा। तो अभी आपके अंदर वो जील है कि हाँ मुझे करना है? हाँ नहीं, ये तो है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर कभी स्टॉप नहीं हुआ। बस ओनली द रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। बहुत ही अच्छा, ये जील होना भी चाहिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीखा जैसे कि चलो ये तो आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके बचपन की बातें हो गई। अब चलते हैं आपकी मदरहुड जर्नी पे। तो जैसे कि आप आफ्टर मैरिज आप गुड़गांव शिफ्ट हुई, फिर आपने वहाँ पे, तो आप अपने मदरहुड जर्नी के बारे में जरा बताइए। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ। तो एक आई थिंक बेटी आपकी 8 इयर्स की बेटी है और 4 इयर्स का बेटा है। तो आप जरा अपने मदरहुड जर्नी के बारे में हमें बताइए। मदरहुड जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, दोनों बच्चों के साथ। दोनों के बीच में कम डिफरेंस था, तो दोनों की एट ए टाइम मुझे सेम ही केयर करनी पड़ी। और जैसे मैंने गुड़गांव में बताया कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर था, तो वहाँ उन दोनों का रूटीन उसी टाइप से मुझे सेट करना पड़ा, उनके खाने पीने का उसी तरह से मुझे ध्यान रखना पड़ा। और एट ए टाइम ये था कि हस्बैंड को भी करियर में काफी चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो ये था कि मेरा फुल फोकस सिर्फ बच्चों के ऊपर ही रहा फिर उस टाइम। ओके, तो जैसे आप कोई चैलेंजेस आपने फेस किए ड्यूरिंग मदरहुड जर्नी? हाँ, दोनों बच्चों को एक साथ एक टाइम देना काफी डिफिकल्ट होता था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं हमेशा ट्राई किया कि दोनों को एक समय पे एक जैसा प्यार दूं, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता था। तो आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, बैकएंड सपोर्ट सिस्टम? एक्चुअली होम टाउन जो है वो भोपाल है, वो काफी दूर है, तो कभी जनरली हमेशा कोई आके रहना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, हाँ, उनकी भी अपनी लाइफ थी। हाँ, तो मतलब इस वजह से आपको मतलब बैकएंड सपोर्ट आपके पास हाँ, नहीं था, उतना आपको नहीं सब कुछ खुद से ही मैनेज करना था। हाँ। तो और 2 बच्चों को एक साथ संभालना, फैमिली को देखना, ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो सीखा, आप तो गुड़गांव के पीक वेदर को झेल के आए हो, तभी आपको बैंगलोर में कैसा लगा है? मुझे बैंगलोर की वेदर बहुत सूटेबल लगी और मैंने काफी एंजॉय भी कर रही हूँ मैं यहाँ की वेदर को। अच्छा। वहाँ पर मुझे काफी प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि मैं ऐसा हाई बीपी पेशेंट भी हूँ एक तरह से, तो वहाँ की गर्मी में जो प्रॉब्लम्स हुई वो यहाँ आकर खत्म हो गई है। अच्छा। और मुझे यहाँ काफी एनर्जेटिक भी फील होता है। यहाँ का वेदर आपको सूट कर रहा है? हाँ, यहाँ का वेदर भी सूट कर रहा है, लोग भी सूट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ काफी अपनापन लगा, वहाँ मुझे काफी अकेलापन लगता था। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि शायद मैंने अपने पॉडकास्ट में मेरी एक गेस्ट ने कहा था जिसको बैंगलोर में अपनापन नहीं लगा, और आप कह रहे हो अपनापन लगा। तो ये जो ट्विस्ट है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो सबके अपने व्यूज होते हैं। जैसे आपका व्यूज है कि हाँ, व्यू है ये है कि आपको बहुत अच्छा लगा, जो जिस प्लेस से आया है ना उसको वहाँ से डिफरेंस पता चलता है, ये चीज होती है ना, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपको बैंगलोर पसंद आया और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, आपको यहाँ का वेदर भी सूट कर रहा है, यहाँ के लोग भी आपको अच्छे लगे। तो सीखा, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी कुकिंग है और मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी मतलब बच्चों के साथ क्या आपको अपनी हॉबीज को जीने का टाइम मिलता है? हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। मोस्टली कुकिंग तो ऐसा है कि मैं बच्चों के लिए ही करती हूँ। हाँ, तो उनकी जैसे रेड सॉस पास्ता उनकी फेवरेट डिश है। और एक चीज ये होती है ना, अर्ली मॉर्निंग उन्हें एक्साइटमेंट होता है कि नेक्स्ट डे मम्मा टिफिन में क्या रखने वाली है, वो सबसे अच्छी चीज है। उससे मेरी हॉबी और मेरे अंदर और इनहैंस होती है कि मुझे क्या बना के नेक्स्ट डे रखना है। तो आपका सिग्नेचर डिश क्या है? सिग्नेचर डिश छोले टिकिया है। वो मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और जो एमपी है वहाँ काफी चटपटा खाना खाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो चीजें बहुत पसंद की जाती है। और उधर वहाँ का फेमस तो बाटी चूरमा। हाँ, दाल बाटी चूरमा है। हाँ, वो है। अच्छा। हाँ, तो टिक्की छोले आपका सिग्नेचर डिश है। तो हम लोग कब आए खाने? कभी भी आइए। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब कुकिंग आपका पैशन है। तो ये बताओ शिखा कि जैसे कि मतलब हम मदर्स की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मॉर्निंग में उठ के बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या दे, और ऐसा ब्रेकफास्ट जो बच्चे को एक्साइटेड करे और वो पूरा अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आए।
हाँ। तो मतलब आप कुछ बताएंगे हमारे मॉम्स के लिए, जो हमारे मॉम्स व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि मतलब वो क्या चीजें ब्रेकफास्ट में दे सकती हैं जो बच्चों के लिए एक्साइटेड, मतलब उसको देख के बच्चे एक्साइटेड भी हैं और वो उनको टेस्टी भी लगे और वो पूरा अपना लंच बॉक्स फिनिश करके भी आए। नॉर्मली मैं ज्यादातर जैसे सूजी और मूंग दाल चिला बनाती हूँ। अच्छा। कभी मैं इडली बनाती हूँ जो डिफरेंट वेराइटीज की होती है। मैं कई बार उसमें कलर्स भी यूज करती हूँ, जैसे बीटरूट का हुआ, जैसे पालक का हुआ, ये सब चीजें मैं बनाती हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्हें डोसा भी काफी पसंद है, तो उसमें भी मैं डिफरेंट टाइप की चटनीज बनाती हूँ, तो वो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये मॉर्निंग में इजली है कि आप फिर रात में प्रिपरेशन करके रख थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में कभी कभी रात में करके रखती हूँ। ओके। और फिर मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में मैं बना के देती हूँ। जो कलरफुल डिशेज होते हैं बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ज्यादा। और इससे वो वेजिटेबल्स भी आसानी से खाते हैं फिर। अच्छा, ग्रेट, बहुत ही अच्छा। तो माय डियर मॉम्स, आपने देखा सीखा जी कैसे ब्रेकफास्ट को, बच्चों के ब्रेकफास्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कलर्स, और वो भी नेचुरल कलर का यूज करती हैं। जैसे पालक का कलर, पालक का जूस आई थिंक है ना, पालक का जूस डालो तो ग्रीन कलर में आ जाता है, बीटरूट जूस डालो तो रेड कलर में, तो वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे उसे बहुत इजीली, और वो बहुत टेस्टी भी होता है बच्चों को खाने में। अब ये बताओ कि आपने बताया कि आपकी हॉबी एस्ट्रोलॉजी में भी है। हाँ। तो आप कुछ बताओगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में? बिकॉज आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट दिस। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूंगी, मैं काफी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करती थी पहले, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया। उसके बाद मुझे ये समझ में आया, जब मैंने जो चार्ट्स वगैरह रीड करे, जो भी देखा, जो ट्रांजिट होते हैं, धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो पहले से डिसाइडेड है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। राइट। हाँ, तो ये सब मुझे पता चला, ये भी एक साइंस की तरह ही है, और ये इजी नहीं है। आपको हर चीज को उसमें जज करना इतना इजी नहीं है, बैलेंस करना इजी नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन सबको रीड करना मुझे काफी एक्साइटिंग भी लगा। हाँ, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत, मतलब आप चार्ट रीड कर लेते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। अभी तो मैं लर्निंग फेज में ही हूँ। हाँ, अभी मैं कंसल्टेशन वाले फेज में नहीं आई हूँ। हाँ, या राइट, बट एटलीस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट है तो आप देख लेते होगे, चार्ट देख लेते होगे। तो इस, जैसे कि आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हो। हाँ, तो आप बताओगे कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है इसने आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट डाला है? एक्चुअली मेरी लाइफ में एक फेज ऐसा आया था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मैं काफी डीप डिप्रेशन में गई उस टाइम। मैं 0 कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच गई थी उस टाइम। तो फिर ये था कि वहां से बाहर निकलने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस जो था वो स्पिरिचुअलिटी पे डाला। जो मंत्रास वगैरह थे उनकी मैंने चैंटिंग करना चालू करी। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आया और वो मेरे अंदर वो डिसिप्लिन भी आया कि मुझे ये चीज करना है। अभी वो चीज भी मेरे मतलब डेली रूटीन में भी आ गई है। और मुझे उसी चीज से कई बार जो भगवान की साइड से भी कई साइंस भी मिले कि मैं सही पाथ पे जा रही हूँ। और मैं शिव जी की बहुत भक्ति करना मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुआ फिर। तो मतलब आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है मतलब ये सबकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ये बहुत जो डिवोशन होता है ना वो आपको अंदर से पावर देता है कि आप यहाँ स्टॉप हुए, कहीं ना कहीं जाके आप आगे स्टार्ट करोगे। हाँ, पाथ मिलेगा आपको। राइट, बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा सीखा आपने कि स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, ये सारी चीजें होती है ना, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि जब आपके फादर की डेथ हुई तो उस समय आप डिप्रेशन में गए और उस चीज से ओवरकम करने के लिए आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना सहारा बनाया। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और इट्स नॉट अबाउट ओनली कि मतलब आपका कोई अपना बहुत प्यारा आदमी चला जाए, सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और तो आप क्या हमारे व्यूवर्स को या जो यंगस्टर हैं उनको बताएंगे कि वो कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में शामिल करें? मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि आप, ये पहले माना जाता था कि जब आप 60+ क्रॉस करेंगे, जब आपके पास टाइम होगा, जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे। बट मुझे लगता है कि आप कभी भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी से जो आपको पावर मिलेगा वो पावर और कहीं नहीं है, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठते हैं, डेली आप पूजा करते हैं, आपको पता है आपको 10 o'clock जाके पूजा करनी है, तो वो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में धीरे धीरे आता है। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन से ही मिलती है। हाँ, राइट, क्योंकि कहते हैं ना कि
आपको मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशन जो होता है वो एक स्पार्क होता है जो कि तुरंत हमने कोई बुक्स पढ़ा, हाँ, या फिर हमने किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी देखी तो अचानक से वो हमें एक मोटिवेशन हाँ, मिलता है और जो स्पार्क की तरह काम करता है और हमें लगता है नहीं आज तो मैं करके रहूंगा। हाँ, और वो एक दिन हम फोकस भी करते हैं उस काम को करते हैं, बट नेक्स्ट डे फिर हमारा वो मोटिवेशन डाउन होता है, वो स्पार्क चला जाता है और उस काम को हम स्टॉप कर देते हैं। हाँ, बट जब डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता है कि नहीं वो चीजें हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो हमें करनी ही करनी है। हमें मॉर्निंग में 8 o'clock तो बहुत लेट है, जनरली मैं अपने बारे में बात करूँ कि मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना है तो उठना है। अगर ये डिसिप्लिन बन जाए तो फिर बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। बट अगर ये मोटिवेशन के थ्रू अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ 1-2 दिन रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही और आई थिंक ये यंगस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन को लाएं। मोटिवेशन तो ओनली स्पार्क है जो 2-3 दिन के लिए रहेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे जा सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ये मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने ये कहा कि पहले जो बातें होती थी कि आफ्टर 60 कि हाँ अरे यार जब बुढ़े हो जाएंगे तब पूजा पाठ शुरू करेंगे ना, लेकिन ये मुझे भी लगता है यार कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे, जब हम खुद ही मतलब आज की डेट में आप देखो लोग 40 क्रॉस करते हैं और घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब वो बुढ़े हो जाएंगे तब तो किसी मतलब जो जब हम चल अगर हम सोचेंगे कि हमें केदारनाथ जाना है तो हम उस एज में जा नहीं पाएंगे, तो आज हमें आगे करना चाहिए, वही चीज है। राइट, कि मतलब जब हमारे अंदर खुद ही ताकत नहीं रहेगी, खुद ही हम कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान को क्या याद करेंगे। तो अभी जब हमारे पास टाइम है, यंगस्टर है हम, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर जोश है, तो हमें अभी ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये बात आपकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो शिखा ये बताओ कि जैसे ये स्पिरिचुअलिटी, आप इतनी स्पिरिचुअल हो, तो आपकी फैमिली में भी सब लोग ऐसे ही, और या फिर इस चीज को आप अपने बच्चों में कैसे पास आउट कर रहे हो? इन बच्चों को मैंने काफी ज्यादा माइथोलॉजिकल सीरियल्स, स्टोरीज काफी मैं सुनाती हूँ। उसके बाद ये होता है कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि घर में सेलिब्रेट करूँ, इससे मेरे बच्चों को पता चले कि उस फेस्टिवल की क्या वैल्यू है, राइट, वो किस गॉड या गॉडेस से बिलोंग करते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी करते हैं। और जो मेरी बेटी है प्रकृति, उसको भी बहुत ज्यादा माइथोलॉजी में इसके कारण इंटरेस्ट भी आना चालू हो गया था। ओह नाइस। तो आप अपने बच्चों को स्टोरी के थ्रू इन चीजों को पास आउट कर रही हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश करती हैं। तो आप कुछ एक दो मंत्र जो आपको जो आपके बहुत दिल के करीब हो। मैं शिव स्तुति गाना चाहती हूँ। ओह वेरी नाइस। तो आप सुनाइए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चेदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवादिदेव, जगत सर्जग प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरम। बहुत ही अच्छा गाया आपने, और ये मतलब बहुत ही फेवरेट, मेरा भी ये बहुत फेवरेट है शिव स्तुति, बहुत ही अच्छा लगा। तो शिखा आप की मतलब आपकी जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप कैसे स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, डिवोशन और ये सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करती हो। तो मतलब ये बताओ कि इतनी बिजी लाइफ में, मतलब इतने हैक्टिक शेड्यूल में मतलब आप कैसे अपनी हॉबीज को जिंदा रखती हो? उसके लिए कोई मंत्र है क्या आपके पास? नहीं, मंत्र तो नहीं है, बट मुझे वो एनर्जी मेरे बच्चों को देखकर मिलती है जो सारा एक्साइटमेंट बच्चों को देखकर ही आता है मुझे। ये चीज है कि मुझे आगे भी कुछ करना है ताकि मेरे बच्चों को लगे कि मेरी मदर ने आगे कुछ किया है, तो वो एनर्जी मुझे वहीं से मिलती है। आपके बच्चे आपके सुपर पावर है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आप अपनी लाइफ को अगर 3 शब्दों में मैं कहूँ कि बयां करिए तो आप कैसे करोगे? लव, डिवोशन एंड डेडिकेशन। वेरी नाइस। आप क्या 1 वर्ड में इन तीनों चीजों को डिफाइन करोगे? लव इज टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। वेरी नाइस, सुपर, बहुत ही अच्छा। तो शिखा, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, तो आर यू रेडी? यस। गुड़गांव की सर्दी या गर्मी, कौन ज्यादा चैलेंजिंग है? गर्मी। टी और कॉफी? कॉफी। एस्ट्रोलॉजी या कुकिंग? एस्ट्रोलॉजी।
नाइस। टीचिंग या एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप। ओह नाइस। अच्छा ये बताओ, एस्ट्रोलॉजी सीखते समय सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी? इंटरेस्टिंग मुझे वही जो इवेंट्स चेंज होते हैं ना समय के साथ, जो ट्रांजिट होगा, जैसे बोला अभी सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है तो ये चेंजेस आएंगे, वो महाभारत वाला टाइम आएगा, वो सब मुझे काफी एक्साइटिंग लगा था। और उसके बाद इंडिया में भी देखो उस टाइम वॉर हुआ, वो चीज काफी एक्साइटिंग थी। ये बोला था, ये चीजें बताई गई थी कि 6 प्लैनेट्स एक बार में अलाइन होंगे जब सैटर्न का पाइसेस में ट्रांजिट होगा। तो वो मैंने अपने खुद देखा ना, तब जाके मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ा। मतलब आपने मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट एक था ना, एक्सपेरिमेंट लेवल पे वो चीज गई जो अपने, तो वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ। इंटरेस्टिंग। अब तो फिर मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आफ्टर मैरिज की लाइफ को अगर आप डिस्क्राइब 1 वर्ड में करना चाहो तो? आफ्टर मैरिज काफी चेंजेस हुए, बट वो पॉजिटिव चेंजेस ही हुए। अगर आपको एक सुपर पावर मिलता है तो आप क्या करोगे? सुपर पावर मिलेगा तो मैं इसरो ज्वाइन करूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके बचपन का एक फेवरेट यादगार पल जो आप अभी भी याद करते हो? फेवरेट पल मेरे जो बड़े पापा थे उनके साथ मेरा मतलब वो था, वो वहाँ पर रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे, वो काफी क्रिएटिव थे। तो एक बार उन्होंने एक पहले मैगजीन आती थी, आपको पता है, बाल भास्कर करके आती थी, उसमें एक निकला हुआ था, एक कंपटीशन था कि आपको कुछ ड्रॉ करके भेजना है। तो उन्होंने मेरे लिए वो ड्रॉ करके उस मैगजीन में सेंड किया था। तो उसके बदले में मुझे शायद 100 चॉकलेट्स मिली थी। वो मेरे जीवन का सबसे एक्साइटिंग पल था। अभी तक उसको याद करते हो? हाँ, मैं अभी भी याद करती हूँ उस चीज को। अच्छा, डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी, कौन सी आपकी लाइफ को बेटर डिफाइन करता है? डिसिप्लिन। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रैपिड फायर को खेला, बहुत ही मजा आया। तो शिखा, एक बात बताओ, जैसे कि आपका अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अपने आप को एज ए यंग एज में, मतलब एक छोटी शिखा को आप देखती हो, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगी? कि ओवर थिंकिंग कम करो और छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव होके हर्ट मत हो। वो उसमें मुझे लगता है मैंने अपना लाइफ का काफी पार्ट खराब भी किया है। तो मैं यही एडवाइस उसे करना चाहूंगी। नहीं, ये बहुत जरूरी भी है, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। और जब भी अगर ओवर थिंकिंग आती है तो हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है दूसरी जगह में। तो बहुत ही अच्छा रहा। तो शिखा, ये तो हुई कि आपने छोटी शिखा को ये मैसेज दिया। आप हमारे मॉम्स व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यंग मॉम्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना हो सके उतना डिजिटल कंटेंट और डिजिटल गैजेट्स का कम से कम यूज करें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, क्योंकि ये जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको ये समय वापस नहीं मिलेगा कभी। बहुत ही अच्छी बात कही शिखा आपने। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा टाइम हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे मैसेज दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, शिखा जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ के हर चैलेंज को डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी से जीता जा सकता है। अगर उनकी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सोलफुल मॉम की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सोलफुल, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।